आज की कहानी है दहेज। लेखक निशिकांत जी। यह कहानी एक सुंदर, सुशील और लाडली बेटी की है, जिसने अपने ससुराल के सभी मानसिक कष्ट को सहते हुए भी अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा रखा। कभी भी बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय में जागृत होने नहीं दिया। सेठ नंदगोपाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जैसे कि लक्ष्मी जी की कृपा सिर्फ उन्हीं तक ही रह गई थी। उनकी बेटी मनीषा पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को मनीषा के शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर संजय की तलाश हुई। संजय चौधरी वीरेंद्र का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी वीरेंद्र धन से भी चौधरी है। नंदगोपाल ने चौधरी वीरेंद्र से अपनी पुत्री मनीषा के लिए संजय से विवाह कराने की बात की। चौधरी वीरेंद्र ने मनीषा से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है। मनीषा उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। और लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ नंदगोपाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी वीरेंद्र जी भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। मनीषा और संजय का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। मनीषा भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी मनीषा के स्वभाव से प्रसन्न थे। मनीषा के स्वभाव से चौधरी वीरेंद्र के रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी मनीषा के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते कि इस जैसा बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ नंदगोपाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और मनीषा को एक भाई मिल गया, जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ। अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई यह खुशी को दोगुनी करने वाली थी। सेठ नंदगोपाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर मनीषा के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे उनकी सारी संपत्ति किसी ने छीन ली हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह सेठ नंदगोपाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बेटे के जन्म लेने के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से मनीषा के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, लेकिन यह उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। सास ससुर पति सभी अब मनीषा को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में मनीषा को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते। किंतु मनीषा के आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस दुख और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ मनीषा से मिलने और अपने बेटे के छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुंचे। चौधरी और संजय सेठ नंदगोपाल को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह मनीषा से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और मनीषा को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर कल्पना को उसके पिता से मिलवाया गया। मनीषा एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। उसके संस्कार तो पुराने थे, इसलिए वह जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। मनीषा इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। मनीषा ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी यह मेरे खुशियों के आंसू है। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसके कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू निकल गया।
पिता को यह बात समझ नहीं आई, कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी वीरेंद्र और संजय दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहां जाना स्वीकार नहीं किया और मनीषा को डरा धमकाकर वहां भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, मनीषा का ही प्रयोग करना चाहा। संजय मनीषा की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा, या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मनीषा ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों दुखों को सह सकती, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर मनीषा ने एक अनोखा निर्णय लिया। मनीषा ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती, ऐसे भावों को प्रकट कर माफी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी की। उसने कभी भी उन्हें अपने पिता से कम नहीं माना, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। और तीसरा पत्र अपने पति संजय के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, लेकिन अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर ली। यह मनीषा के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी वीरेंद्र के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ नंदगोपाल को भी अपनी बेटी के ना रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी संजय और वीरेंद्र के घर मौजूद थी। ठोस तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबलों ने मनीषा के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो संजय और वीरेंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। मंजर समझ रही थी। चौधरी वीरेंद्र और संजय के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इनकी हत्या की है। बस फिर क्या था। संजय और चौधरी वीरेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे संजय और चौधरी वीरेंद्र के सभी कष्ट जो मनीषा को दिए गए थे वे सामने आ गए। गांव मोहल्ले सभी मनीषा के स्वभाव से परिचित थे और संजय तथा वीरेंद्र के स्वभाव से भी। संजय और वीरेंद्र के सभी राज को खोल दिया। पुलिस ने संजय और वीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें संजय को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी वीरेंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की, जिसके प्रभाव में केवल मनीषा ही नहीं आई, बल्कि मनीषा के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी हुए। वही 2 परिवार बिखर भी जाते हैं। अन्यथा आज एक मनीषा इस घटना का शिकार हुई है, न जाने कितनी ही मनीषा फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठाना चाहिए। अगर मनीषा के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज उठाई होती तो आज मनीषा उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते।
दहेज के लोभी को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी होती है, और बेटियों का घर उजड़ेगा तो वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।